जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोग का दूसरा क्लास है। ठीक, जो बच्चा फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिए, ठीक ना। और ये दूसरा क्लास है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 20 क्वेश्चन साइंस का देखेंगे। ठीक, यह डेली हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन सूचक का रंग होता है, ठीक ना। जो क्षारीय विलयन है उसमें फिनोप्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है गुलाबी, और ऑप्शन बी है पीला, और ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है रंगहीन। तो क्षारीय विलयन में, अब क्षारीय विलयन का मतलब क्या हुआ पहले ये समझ लीजिए। तो देखिए जिस विलयन का पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो और 14 से कम हो, ठीक ना, वो क्षारीय विलयन कहलाएगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम हो वो अम्लीय विलयन कहलाता है, और जिस विलयन का मान केवल 7 हो उदासीन विलयन उसको कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है कि क्षारीय विलयन में फिनोप्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शुद्ध जल का पीएच वैल्यू, ठीक, या पीएच मूल्य है। ठीक, आपसे जल का पीएच मान पूछ रहा है। तो देखिए यह क्वेश्चन 2019, 2020, 22, 23, 24 लगातार पूछा गया है। तो हो सकता है कि 2025 में भी पूछ सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जल का पीएच मान ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन 3 है 5, ऑप्शन 4 है डी। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए, ठीक ना। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यह जल क्या होता है? उदासीन होता है, न तो क्षारीय होता है न तो अम्लीय होता है, ठीक ना। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? जो ओजोन परत है, ठीक ना, वह ओजोन परत एक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, इस वायुमंडल में हम लोग रह रहे हैं। तो ऊपर क्या है? ओजोन परत है। क्योंकि सूर्य से एक किरण निकलती है, जैसे यहाँ सूर्य है, ये आपका ओजोन परत O3 का एक लेयर है। तो सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलती है। कौन सा किरण निकलती है? पराबैंगनी किरण। जो ओजोन परत होती है इसको क्या करती है? पराबैंगनी किरण को टकराकर वापस भेज देती है, ठीक ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो ओजोन परत थे क्षय हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? उसकी लेयर घट रही है। ठीक, इसमें से कुछ पराबैंगनी किरण हमारी पृथ्वी पर आ जा रहा है। तो ये ओजोन परत होती है, ओजोन परत मतलब O3 का लेयर होती है। ये ओजोन परत को कौन क्षरण कर रहा है? ठीक, कौन खत्म कर रहा है? तो ऑप्शन ए है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रिकम। तो ओजोन जो परत है इसको कौन क्षरण कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कहाँ से निकल रहा है? तो ये जैसे कि आपके घर फ्रिज होगा और एसी, फ्रिज और एसी में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। तो ये ओजोन परत को क्या कर रहे हैं? क्षण मतलब छीड़ कर दे रहे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक, तो ओजोन परत को क्षरण के लिए कौन जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ से निकलते हैं? तो एसी में से निकलते हैं और फ्रिज में से निकलते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि जैसे पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी के बाहर एक ओजोन परत होती है, O3। ओजोन परत का सूत्र क्या आता है, O3। और सूर्य से जो निकलता है पराबैंगनी किरण, तो ओजोन परत इसको आने से क्या, पराबैंगनी किरण आने से क्या करती है, रोकती है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो क्या कहेंगे, ओजोन। तो ऑप्शन इसमें देखिए कौन सी परत हो गया, ओजोन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए, ओजोन परत। तो सूर्य से इसमें है क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से एक परत है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो कहेंगे ओजोन परत। पराबैंगनी किरण कहाँ से आता है, तो सूर्य के प्रकाश में से आता है, सूर्य से निकलता है। ठीक ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक ना। आहार श्रृंखला, जैसे सूर्य से जो एनर्जी मिलती है वह सबसे पहले किसके पास जाएगी, फिर दूसरे किसके पास जाएगी, फिर किसके पास जाएगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सूर्य से एनर्जी सबसे पहले पेड़ पौधे लेते हैं, पेड़ पौधों को कुछ जानवर खाते हैं, उस जानवर को कुछ और जानवर खाते हैं। तो सबसे पहले पेड़ पौधे में जैसे घास, पहला में घास दिया है। ठीक, अब घास के बाद फिर ये देखिए पेड़ों का ही नाम दे दिया, घास, गेहूं, आम, पौधों का ही नाम दे दिया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें आइए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। घास को मछली खाई, ये मछली को बकरी, बकरी मछली थोड़ी ना खाती है, ये तो एनर्जी का नहीं हुआ रूपांतरण। बकरी को गाय थोड़ी नहीं खाता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिया है घास, सूर्य से जो एनर्जी निकलती है घास खाती है, मतलब घास लेती है, ग्रहण करती है। घास को खाता है बकरी, कौन खाता है, बकरी। हाँ, घास को भाई रियल में बकरी खाती है। अब बकरी को कुछ मानव भी खाते हैं। ठीक, सभी मानव नहीं खाते हैं लेकिन कुछ मानव खाते हैं। तो ये आपका राइट हो जाएगा कि जैसे सूर्य से जो एनर्जी है वो सबसे पहले घास में गई। ठीक, घास से फिर गई किसमें, बकरी में। अब बकरी से फिर गई मानव में। तो यहाँ देखिए अगर 100% सूर्य से एनर्जी निकला तो वो 10% सूर्य का एनर्जी घास लेता है, और 10% का 10% एनर्जी बकरी लेती है, और उस 10% का 10% लेता है मानव। ठीक ना। तो हमेशा 10% इसमें क्या होता है, श्रृंखला चलता रहता है, 10 का 10%, 10 का 10%। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, पहले घास लेती है सूर्य से एनर्जी, फिर घास को खाती है बकरी, और बकरी को खाता है मानव। ठीक, यह क्वेश्चन देखिए 2019 से 2024 में, तो 2025 में आने की भी संभावना हो सकती है। ठीक, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक परितंत्र है, परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। ठीक ना। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन सी है हरे पौधे, ऑप्शन बी है हिरण, ऑप्शन डी है वर्षा। तो यहाँ देखिए उत्पादक दिया है, क्या दिया है, उत्पादक, क्या दिया है, उत्पादक। तो उत्पादक का उदाहरण कौन सा है, तो कहेंगे हरे पौधे। उत्पादक उदाहरण क्या है, हरे पौधे। परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण क्या है, हरे पौधे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होता है, मतलब प्रोटॉन। ठीक, आप जानते हैं कि एक परमाणु है,
परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक, इसमें न्यूट्रॉन, मतलब इस वाले बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये न्यूट्रॉन जो है किसमें, ये प्रोटॉन का मान पूछा है, तो प्रोटॉन का मान कितना होता है विद्युत आवेश। तो देखिए प्रोटॉन का मान कितना होता है, तो यहाँ देखिए क्या दिया है कि 1, और जहाँ यहाँ स्टार बनाया है वहाँ इंटू समझिएगा ना, तो 1 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट है 6.25 × 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट है 1.6 × 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मान कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, यही इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस हो जाता है, ठीक ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक 2015 में पूछा गया था, यहाँ लिखा है 2015। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, या इसी को किस दूसरे तरह से पूछ सकता है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक। चाहे कहीं भी आपको बस धारा का मात्रक पूछे, चाहे विद्युत धारा का एसआई मात्रक या किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक, बस आपको ये धारा याद रखना है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन ए है कूलम, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है ओम। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है आपका। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है। जैसे कि यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है, मतलब विद्युत धारा को किससे मापा जाता है। ऑप्शन है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है अमीटर, ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी है ऊर्जा मीटर। तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो कहेंगे अमीटर से मापा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर वोल्ट मीटर किससे मापा जाता है, तो वो वोल्ट मीटर आपको मापा जाता है विभवांतर। क्या मापा जाता है, विभवांतर। वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा। अच्छा, गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो यह जैसे बहुत हल्का विद्युत धारा अगर मापना है, ठीक, पता लगाना है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रही है, बहुत हल्का, ठीक ना, तो उससे गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। ठीक, अब यहाँ आपका दिया है ऊर्जा मीटर। ठीक, तो ऊर्जा मीटर से कुछ मापा नहीं जाता है, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। तो विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, अमीटर से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ठीक, सही हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। कोई अगर वायर है, जैसे तार है आपके घर में, उस तार में धारा कैसे प्रवाहित होता है, मतलब बिजली कैसे आती है आपके घर। जैसे ट्रांसफार्मर के पास से बिजली आपके घर कैसे आती है, समझिए इसको ध्यान से। यह क्वेश्चन 2022 और 2015 2019 में पूछा गया है, तो हो सकता है कि 2025 में पूछे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि किसी चालक में धारा प्रवाह होता है। चालक में मतलब किसी तार में धारा कैसे प्रवाह होता है। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन बी है प्रोटॉनों द्वारा, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी तार में या तो किसी चालक में धारा किससे प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। किससे प्रवाहित होता है,
इलेक्ट्रॉन द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट हो जाएगा, ठीक ना। क्यों होता है कि क्योंकि कोई भी तत्व होता है उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं तब आपकी चालक में क्या होता है, धारा बहता है, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी चालक में धारा किसके कारण बहता है, तो इलेक्ट्रॉनों के कारण बहता है, ठीक ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ओम के नियम का सूत्र, मतलब ओम आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे कि कोई चालक तार में, ठीक ना, ओम का नियम क्या कहता है कि कोई चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके दोनों सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। जब वो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो उसमें फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे V बराबर IR, ठीक। V का है विभवांतर, I का है धारा और R का है नियतांक, इसी को रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक ना, प्रतिरोध। तो सूत्र तो यही हो गया ओम का नियम V बराबर IR। तो ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये भाई I बराबर VR है तो गलत है भाई। यहाँ देखिए C वाला ऑप्शन, B वाला, ठीक, ये तो भाई मिस्टेक से टाइपिंग हो गया है। यहाँ देखिए V बराबर IR दिया है ना, V बराबर IR, तो यही आपका राइट हो जाएगा। ये R बराबर VI दिया है, गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। ये 2015-2016 में पूछा है कि ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है V बराबर IR। इसमें आप 4 नंबर में क्वेश्चन ये पूछता है कि ओम का नियम लिखिए, ठीक ना। ओम का नियम क्या होता है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उनके दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जो उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध अभी आप लोग फार्मूला पढ़े V बराबर IR। तो R जो था वो एक नियतांक है, या तो उसको हम लोग कह सकते हैं प्रतिरोध है, ठीक ना। तो वो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो यह क्वेश्चन 2017-2020 में पूछा गया था। तो बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है ओम बटे मीटर, ऑप्शन सी है ओम मीटर, ऑप्शन डी है मीटर बटे ओम। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। लेकिन ओम बटे मीटर मात्रक नहीं होता है, लेकिन ओम मीटर मात्रक होता है प्रतिरोधकता का, जो रो आपके फार्मूला में पढ़ेंगे R बराबर L रो अपान A। एक फार्मूला होता है R बराबर L रो अपान A। रो क्या है, प्रतिरोधकता, L क्या है, तार की लंबाई, A का है तार का क्षेत्रफल, R क्या है, प्रतिरोध है, ठीक ना। तब प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पूछा है प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है, ठीक ना। तो आप लोग जानिए जब माइक्रो लग गया तो इसमें होता है 1 × 10⁻⁶ माइक्रो। 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 1 × 10⁻⁶ मीटर, ठीक ना। तो 1 माइक्रो, तो 1 माइक्रो मतलब 1 × 10⁻⁶ ओम। माइक्रो ओम, ओम क्या है, प्रतिरोध। तो 1 माइक्रो, तो बस ये याद रखिएगा 10⁻⁶ लग जाएगा। जहाँ भी ऑप्शन है ठोक डालिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी, 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, 10⁻⁶ ओम, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका है क्या, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि विद्युत आवेश का मात्रक, मतलब Q बराबर, Q क्या है, विद्युत आवेश, इसका मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम।
क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, एन ई होता है। क्या होता है, एन ई। एन क्या है, एन मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई का है इलेक्ट्रॉन है। एक फार्मूला और पढ़े होंगे आप लोग ना, क्या पढ़े होंगे, क्यू बराबर आई टी। दो फार्मूला आप पढ़े होंगे कि क्यू बराबर होता है एन ई, क्यू बराबर आई टी। क्यू का मान होता है, मतलब क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्यू क्या है, एक प्रकार का आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया है कितना, 2014 और 2024। ठीक, तो हो सकता है कि यहाँ मतलब 2025 में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है। तो अभी आप लोग को मैं एक फार्मूला बताया हूँ कि Q बराबर होता है आई टी। आई का है धारा, टी क्या है समय। तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए आवेश कहीं दिया है, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर सी आपका, अरे हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है, किसका मात्रक है, तो आवेश का है। किसका है, आवेश का। ठीक ना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकेंड में चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। ठीक ना। किसी चालक है, कोई चालक है जिसमें क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकेंड में चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि एम्पियर मतलब कि आई का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर। टी कितना दिया है, 2 सेकेंड, 2 एम्पियर हो गया। और आपसे आवेश मतलब क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। तो आई का मान 2, टी का मान 2, दो दूनी के 4 कूलाम। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, एफ बराबर आर बाई 2। तो यहाँ पर आर का वैल्यू पूछ रहा है, तो एफ का वैल्यू 10 दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है, 10 दिया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ रख देंगे 10 आर बटे 2, मतलब ये जाकर उधर गुणा कर देगा, तो आर बराबर हो जाएगा 20, 10 दूना के 20 और सेमी। ठीक, ये भी पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये 10 सेमी, वक्रता त्रिज्या कितना आ जाएगी, 10 सेमी। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है कि प्रोपेनॉल क्या है, प्रोपेनॉल का सूत्र यहाँ पूछा है, प्रोपेनॉल का सूत्र। ऑप्शन क्या पूछा है, फर्स्ट है CHOH, ऑप्शन बी है कि C3H7OH, ऑप्शन सी है CHOH, ऑप्शन डी है C2H2OH। देखिए प्रोपेनॉल 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 का सूत्र होता है C3, प्रोपेनॉल का सूत्र आपका होता है C3H7OH। प्रोपेनॉल का सूत्र होता है C3H7OH, C3H7OH। प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है, C3H7OH, C3H7OH। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यही क्वेश्चन है। ठीक, कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और दर्पण है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बने। कैसा बने? सीधा। ठीक ना, मतलब ऐसा दर्पण का नाम बताना है जो जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बने? सीधा। ऑप्शन ए है केवल समतल, ऑप्शन बी है केवल अवतल, ऑप्शन सी है केवल उत्तल, ऑप्शन डी है या तो समतल या तो अथवा उत्तल। तो देखिए उत्तल में प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। और समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2019-2020 में पूछा था, तो 2025 में भी पूछ सकता है 5 साल का गैप लेकर। ठीक ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक।